हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये इकोनॉमिक्स की आपकी अगली क्लास है। पिछले क्लास में आप पे कुछ शिकायतें थी। पिछले वाली जो क्लास थी उसमें वॉइस प्रॉब्लम थी, जो क्लास एनबीएफसी वाली थी, और उससे दो क्लास पहले एक राष्ट्रीयकरण का क्लास था जिसमें भी वॉइस की प्रॉब्लम हुई थी। ये दो क्लास हैं जो वॉइस प्रॉब्लम की वजह से आपको समझ में नहीं आई थी। एक तो राष्ट्रीयकरण वाला क्लास था और दूसरा क्लास जो आपका है वो एनबीएफसी वाला है। तो आज के इस क्लास में इन दोनों टॉपिक को अलग से मैं चर्चा कर दूंगा। देखिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। पूरी जिम्मेदारी के साथ में मैं आपके सामने इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि हमारी टेक्निकल टीम के साथ जो है उनका एक गलती था, जिसके लिए उन्होंने सॉरी बोला। मैंने आपसे खेद प्रकट किया और उसके बाद वो छूटे ना आपका, इसलिए उसको कवर करने के लिए भी मैं हाजिर हूँ। क्लास शुरू करूँ उससे पहले आप कुछ कमेंट ले लेते हैं जो आपने पिछले कुछ वीडियोस पर किए हैं। विनीता रावत सर, हम आप लोगों के लिए आप हमारे लिए पेरेंट्स के समान हैं। ठीक है विनीता जी, आप पढ़ाई करते रहिए, बहुत बहुत आभार आपका। इसी तरीके से बने रहिए और हम आपके पेरेंट्स हैं और हम आपके परिवार हैं, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। बस एक काम आप कर दिया कीजिए, लाइक और शेयर जितने भी प्लेटफॉर्म आपके पास हों। यामिनी ठाकुर सर, साउंड प्रॉब्लम है फिर से। बिल्कुल यामिनी जी, साउंड प्रॉब्लम थी, उसको दूर कर लिया गया है, अब कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं होगी। मनीष कुमार ने जो है लिखा है कि ओके सर, अर्थ वाले भी बन गए आईएएस। यानी कि मैंने कुछ जोक्स मंगल ग्रह से रिलेटेड लिया था तो उस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। धर्मेंद्र गौतम, गुड आफ्टरनून सर, टुडे कुड नॉट फाइंड द क्लास ऑफ ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी की क्लास मॉर्निंग में जाती है, आप प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपको क्लास मिल जाएगी। थैंक्स सर, आई नेवर थॉट दैट आई प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी इन फ्री ऑनलाइन। अरे बहुत सारे लोगों को लगता है कि फ्री में कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, लेकिन पूरा कोर्स कहाँ पढ़ाऊँगा। अभी इसी क्लास में पढ़ाने वो टॉपिक जा रहा हूँ जो मैं पढ़ा चुका हूँ पहले से, लेकिन प्रॉब्लम हो गई थी तो फिर से पढ़ा रहा हूँ। अब इससे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि कितनी ज़्यादा कटिबद्धता के साथ आप जुड़े हुए हैं, प्रतिबद्धता के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, आप सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। शिवांगी गोला, धन्यवाद आपका। धीरज केपी सर, कोई भी वीडियो सब्जेक्ट में से अलग हटकर मत दीजिए, इसको कम कीजिए। देखिए, जो भी बात इस क्लास में होती है सब किसी न किसी तरीके से यूपीएससी से जुड़ी हुई है। तो आपको सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है, एक समझ विकसित करने के लिए इधर उधर की चीज़ों को भी थोड़ा समझना होगा। और यहाँ पर मैं कोई बेवजह की बात कभी करता ही नहीं हूँ। सर प्लीज़ आवाज़ वाला कमेंट भी पढ़ें। बिल्कुल पढ़ता हूँ, साहिल सैनी जी ने लिखा है, बिल्कुल पढ़ता हूँ, इसीलिए तो क्लास कर रहा हूँ। सर वॉइस प्रॉब्लम बिल्कुल इसको दूर कर लिया जाएगा इस क्लास में। अनूप कुमार नमस्ते। सोनाली मौर्य, इन्होंने भी नमस्ते किया है। चंदन कुमार, वाशिष्ठ अर्थशास्त्र एक परिचय बुक को कैसे पढ़ें सर, बहुत जटिल है, इसके लिए तरीका बताएं प्लीज़। देखिए, किताब मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आपको पढ़ना है तो बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और अगर उसको भी नहीं पढ़ना है तो क्लास पढ़ते रहिए, यहाँ पर सब कुछ कवर हो रहा है। रेनू आर के, ये भी वॉइस का प्रॉब्लम बता रही हैं। गीता चक्रधारी, स्वागत है आपका। ये हमारे सब रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं। मोहम्मद अब्दुल रहमान, बिल्कुल बिल्कुल एनबीएफसी समझाऊंगा इस क्लास में। अनूप कुमार सर जी नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते आपको। दिव्या दिवाकर और शना खान सर, साइंस की क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। साइंस की क्लास हमारे दूसरे चैनल पर ओनली सरकारी एग्जाम पर चलती है, तो आप वहाँ पर उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये बहुत सारे लोगों के कमेंट है, सर जब वीडियो में आवाज़ नहीं आती तो फिर देखने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल सतीश कुमार जी सही कह रहे हैं आप, उसी समस्या को दूर करने के लिए क्लास है। ठीक है सर, एनबीएफसी समझ में नहीं आया, वॉइस प्रॉब्लम थी, अभी समझ में आ जाएगा, बस इसी क्लास में पढ़ाऊँगा। फातिमा हसन सर, आदाब बहुत आदाब आपका। मनीष कुमार, हेलो सर, नमस्ते नमस्ते। रोशन रावत सर, आप मेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी कराओगे क्या? पूरी तैयारी कराएंगे भाई, जो छूटा हुआ है उसको अलग से पढ़ा रहा हूँ। सचिन समत सर, जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जनवरी क्या प्रिपरेशन चल ही रहा है, आप पढ़ाई करिए। सचिन समत जी। नीतू गौतम जी, मैगजीन के बारे में पूछ रहे हैं नीतू गौतम। मैगजीन हमारी जल्द आने वाली है, ठीक है, और पूरा डिटेल उसका मैं बताऊंगा जब वो लॉन्च होगी, तब इसी जनवरी के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएगी।
देखिए वॉइस प्रॉब्लम की बहुत सारे कमेंट हैं, उसको मैं दूर कर लूँगा। और जो धन्यवाद देना चाहते हैं उनको बहुत बहुत उनका आभार है। एक बार मैं कुछ लोगों का नाम ले लेता हूँ, उसके बाद मैं क्लास शुरू करता हूँ। कल्पना पटेल, उपेंद्र प्रजापति, हरिओम अवस्थी, आर्यन कुमार, अरविंद, रौनक कुमार, श्रद्धा सिसोदिया, सानिया खान, पंकज मौर्य, प्रतीक्षा गोस्वामी, अजय कुमार, आर्या खान, बबलू राव, नीतीश तिवारी, आर्यन कुमार, गरिमा कुशवाहा, इन लोगों ने कई जो सवाल पूछे। उनका मोटा मोटी मतलब ये है, कुछ लोगों को आवाज़ वाली प्रॉब्लम थी तो उसको दूर कर लेंगे, बाकी लगभग एक जैसे है। सबको थैंक यू बोलना है और नमस्ते कर रहे हैं तो उनको बहुत बहुत नमस्ते। आइए अब क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास रेगुलर जा रही है। तमन्ना शर्मा जी, आप मॉर्निंग में क्लास देखा कीजिए या प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने 30-40 कमेंट ले लिए हैं। अब क्लास पर आते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम जो है जब क्लास करेंगे तो उसमें हम कुछ कमेंट और ले लेंगे। ठीक, तो 2 टॉपिक आपके आवाज़ की प्रॉब्लम की वजह से छूट गए। एक तो राष्ट्रीयकरण वाला टॉपिक था, ठीक है ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये एक टॉपिक था जो आपका छूट गया था, उसमें भी वॉइस प्रॉब्लम हुई थी। तो इसको पहले समझ लीजिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण है क्या। देखिए, आज़ादी के बाद में भारत में जितने भी बैंक थे वो सब सरकारी बैंक नहीं थे, वो प्राइवेट बैंक थे। एकमात्र बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1955-56 में SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जानी जाती है, वही एक सरकारी बैंक के तौर पर काम कर रही थी। या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकों का बैंक है, वो सरकारी बैंक के रूप में काम कर रही थी। बाकी देश में जितने भी बैंक काम कर रहे थे वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे। ठीक है, यानी कि वो निजी किसी व्यक्ति की अपनी परिसंपत्ति थी और पूरे प्रबंधन पर उसका अधिकार भी होता था। हालांकि रेगुलेशन का काम RBI करती थी, लेकिन प्रबंधन का काम निजी व्यक्ति करता था। तो वित्तीय समावेशन को जो है लागू करने के लिए, उसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी यह था कि बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार शहर से गांव की ओर हो और अधिक लोगों के पास हो। ठीक है ना, यानी कि ऐसी कोशिश की जाए कि हर व्यक्ति बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ जाए। तो शुरुआत में प्राइवेट बैंक इतने ज़्यादा विशाल रूप से काम नहीं कर पा रहे थे, उनकी सेवाएं केवल शहरी क्षेत्रों में होती थी। दूसरी समस्या यह थी कि कुप्रबंधन था और मनमानी तरीके से बैंक काम करते थे। इसके अलावा फ्रॉड की बहुत सारी समस्या और डर हुआ करता था कि फ्रॉड हो सकता है, और उस वक्त के दौर में बहुत सारे बैंक ऐसे फ्रॉड करके निकल भी जाते थे। तो इन सारे समस्याओं का एक सल्यूशन निकाला गया कि जितने भी बड़े बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण क्या किया जाए, कर दिया जाए। और राष्ट्रीयकरण करने का तात्पर्य यह है कि उनको सरकारी बैंक बना दिया जाए जो राष्ट्र के लिए, सरकार के लिए काम करे। ठीक है, तो 1969 में, सन 1969 में इस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला था, इसलिए एक माइलस्टोन फैसले के रूप में याद भी किया जाता है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये वह 14 बैंक थे उस वक्त जिनकी नेटवर्थ 50 करोड़ या उससे ऊपर थी। ऐसे बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और इतनी जो ऐसे बैंक थे उनकी संख्या कितनी थी? 14। यानी कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी नेटवर्थ 50 करोड़ या उससे ऊपर थी। ठीक है, फिर आप जानते हैं कि 1969 में राष्ट्रीयकरण होता है और उसी साल प्रीवी पर्स वापस लिया जाता है, और 1975 में इमरजेंसी लागू होता है। उसके बाद में इंदिरा गांधी सरकार चली जाती है, यानी कि इंदिरा गांधी हार जाती हैं। नई सरकार बनती है, वो 2 साल के लिए आती है, और फिर 1980 में पुनः इंदिरा गांधी चुन करके आती हैं और 1980 में पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है।
1980 में पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और इस वक्त जो सीमा रखी गई, ठीक है, वो नेटवर्थ की वो 200 करोड़ रुपए रखी गई। कितनी? 200 करोड़ रुपए। जो 1969 में 50 करोड़ थी, 1980 में उस सीमा को 200 करोड़ रखा गया और इस प्रकार 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है। हालांकि बाद में जब एलपीजी की अवधारणा आई, नरसिम्हन कमेटी ने इस बात को कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण उचित कदम नहीं है, इसका राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उतना बेहतर काम नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे उनके बहुत सारे तर्क भी थे। ठीक है, तो ये 14 और 6-20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1994-95 के आसपास एक बैंक जो है दिवालिया हो गया और पीएनबी में उसका विलय कर लिया गया। तो इस प्रकार 19 बैंक राष्ट्रीयकृत थे, लेकिन वर्तमान में मात्र 11 राष्ट्रीयकृत बैंक। ठीक है, अगर आप जो है आरबीआई की वेबसाइट को ओपन करेंगे और वहाँ पर आप अलग अलग कैटेगरी में बैंकों को देखेंगे, राष्ट्रपति मैंने लिख दिया, राष्ट्रीयकृत बैंक। ठीक है, तो वर्तमान में 11 ही राष्ट्रीयकृत यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक हैं, क्योंकि बीच में आपने देखा था कि कई सारे बैंकों का आपस में विलय कर दिया गया और उसके पीछे जो है कहीं ना कहीं यही थी कि जो छोटे बैंक थे, छोटे मझोले बैंक थे, वो घाटे में चल रहे थे, तो उनको भी एक जगह पल्ला करके ताकि वो प्रॉफिट में आ सकें और बैंकिंग व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसलिए उनका विलय कर दिया गया। वर्तमान में 11 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जो काम कर रहे हैं। तो यही है पूरा राष्ट्रीयकरण का इतिहास। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी आप जानते हैं, कब कब किया गया ये जान गए आप, कैसे किया गया वह भी आप जान गए। यही था पूरा राष्ट्रीयकरण। उस क्लास में छूट गया था और छूट गया था, मैंने कहा कुछ भी छूटेगा नहीं, जो छूटेगा उसको दोबारा पढ़ाऊंगा, तो उसी शर्त के मुताबिक मैं उपस्थित भी हूँ। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं जो कि छूट गया था आपका वॉइस की वजह से, वो था आपका एनबीएफसी। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इसको भी मैं जल्दी से समझा देता हूं कि एनबीएफसीज क्या है। एनबीएफसीज, ठीक है, तो एनबीएफसीज ऐसे जो है संस्थाएं हैं जो पूर्ण रूप से बैंक नहीं है। इनको शैडो बैंक कहा जाता है, इनको शैडो बैंक कहा जाता है। ठीक है, शैडो बैंक। या छाया बैंक। ठीक है, इनको शैडो बैंक या छाया बैंक कहा जाता है और इसलिए इनको छाया बैंक या शैडो बैंक कहा जाता है क्योंकि इन्हें क्योंकि ये बैंकिंग व्यवस्था जिस तरीके से चलती है उस प्रकार से काम नहीं करती। बैंक क्या होता है, बैंक की परिभाषा में आपने देखा था कि बैंक ऐसी व्यवस्था है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और कर्ज मुहैया करवाती है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि जो एनबीएफसीज हैं ये सारे एनबीएफसीज डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, कुछ एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए भी अलग नियम हैं, इसलिए इनको बैंक नहीं कहा जाता है, इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहा जाता है। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ऋण प्रदान करना है और उस ऋण के बदले में प्रॉफिट कमाना है। ठीक है ना, यानी कि एक साहूकार का काम करना है। ठीक है, जैसे आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कुछ महाजन लोग होते होंगे जो ऋण यानी कि कर्जा देते हैं और उस कर्ज से जो सूद मिलता है उससे वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये एनबीएफसीज एक लीगल तरीके से उसी महाजनी व्यवस्था को प्रदर्शित करती हैं। यह ऋण उपलब्ध करवाती हैं और उस ऋण से जो ब्याज मिलता है उससे प्रॉफिट जनरेट करती हैं। एनबीएफसीज 2 प्रकार की होती हैं। एक वह एनबीएफसीज जो जमा स्वीकार करती हैं, जो जमा स्वीकार करती हैं, और दूसरी वह एनबीएफसीज जो जमा स्वीकार नहीं करती हैं। वह एनबीएफसीज जो जमा स्वीकार नहीं करती हैं। ठीक है,
दो प्रकार की एनबीएफसीज होती हैं और दोनों के लिए अलग अलग मानक है। तो ऐसी एनबीएफसी जो जमा स्वीकार करती हैं उनको स्थापित करने के लिए आपको 200 करोड़ का रिजर्व रखना होता है। कितना? 200 करोड़ का रिजर्व रखना होता है। और वह बैंक जो जमा स्वीकार नहीं करती हैं, केवल कर्ज प्रोवाइड करवाती हैं, वो केवल 100 करोड़ रुपए का रिजर्व रखती हैं। ठीक है, 100 करोड़ रुपए का रिजर्व उनको रखना होता है। तो ये बेसिक सा अंतर होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब ये एनबीएफसीज जो है कर्ज उपलब्ध करवाती हैं, कितना कर्ज उपलब्ध करवाएंगी इसका भी एक तय सीमा होता है कि उतना ही कर्ज उपलब्ध करवा सकती हैं। और जो बैंक जमा स्वीकार करते हैं इनमें भी शर्त है, ये कोई भी ऐसा जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं जिसकी मैच्योरिटी 12 महीने से कम तथा 60 महीने से ज़्यादा हो। ठीक है ना, यानी कि जो एनबीएफसीज हैं जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती हैं वो मात्र ऐसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती हैं जिनका मैच्योरिटी कम से कम 1 साल हो और अधिकतम 5 साल हो। ठीक है, यानी कि ये डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती हैं। यानी कि जैसे आप सामान्य बैंक में जाते हैं, आपने उसमें अपना पैसा रखा है, जब मर्जी होता है एटीएम पे जाते हैं और अपना पिन वगैरह डाल के पैसा निकाल लेते हैं, तो ये एनबीएफसी उस तरीके से काम नहीं करती हैं। ठीक है, इसीलिए इनको छाया बैंक या शैडो बैंक कहा जाता है। तो इनका ये नियम है कि ये 1 साल से कम की मैच्योरिटी का ये एक्सेप्ट स्वीकार नहीं कर सकती हैं। ठीक, अब इनका भी 2 प्रकार से आगे वर्गीकरण होता है और वह है रेटिंग यानी या रेटेड एनबीएफसीज। इनका 2 प्रकार से वर्गीकरण पुनः हो जाता है, एक रेटेड एनबीएफसीज और दूसरा नॉन रेटेड। ठीक है ना, एक रेटेड एनबीएफसीज है, दूसरा नॉन रेटेड एनबीएफसीज है। अब ये किस आधार पर वर्गीकृत हुए हैं? तो इसका आधार ये है कि जो रेटेड एनबीएफसीज हैं ये अपने कुल परिसंपत्ति का 4 गुना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो रेटेड एनबीएफसीज होते हैं वो अपने कुल परिसंपत्ति का 4 गुना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी एनबीएफसी का कुल परिसंपत्ति 200 करोड़ रुपए है तो वो 800 करोड़ रुपए तक का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। जो नॉन रेटेड होती हैं ये अपने कुल परिसंपत्ति का मात्र 1.5 गुना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गए रेटेड एवं नॉन रेटेड एनबीएफसीज। इसके अलावा एक शर्त एनबीएफसी के लिए यह भी होती है कि ये मिनिमम 3.5% और अधिकतम 12.5% के बीच ही इनको अपना ब्याज दर रखना होता है। यानी कि इनके ब्याज का दर 3.5% से नीचे नहीं हो सकता है और 12.5% से ऊपर नहीं हो सकता है। इसी के बीच में इनको अपना ब्याज दर रखना होता है सारे एनबीएफसीज को, क्योंकि अगर ये बाउंडेशन नहीं होगा तो ये एनबीएफसीज अपने जो है प्रॉफिट के लिए बहुत ही सस्ता लोन प्रोवाइड करवा के बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकती हैं। और अपने लाभ के लिए इनको यह तो सोचना नहीं है कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो सरकार इनके ऊपर एक नियम थोपती है कि आप इससे ज़्यादा न दर घटा सकते हैं और ना किसी ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा दर बढ़ा सकते हैं। तो ये एक रेंज स्थापित कर दिया गया कि आपको इसी के बीच में अपना दर रखना है। ठीक है, तो ये है पूरा मामला एनबीएफसीज का, जो कि क्लास में वॉइस ना आने की वजह से छूट गया था, तो उसको इस क्लास में कवर कर लिया गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि ओनली यूपीएससी की टीम ने आपसे जितने भी वादे किए हैं सब पूरा किया जाएगा। आज का ये क्लास इस बात का गवाह है कि हमने जो कहा है उसको करेंगे, किसी भी कीमत पर करेंगे, चाहे दोबारा ही क्यों ना पढ़ाना पड़े। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक।
इकोनॉमिक सेक्शन से ये है, यहाँ से खूब सवाल आते हैं। और नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद में जिस प्रकार उन्होंने कई सारी योजनाओं के द्वारा वित्तीय समावेशन को लागू करने के प्रयास किए हैं, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि यूपीएससी उससे हर वर्ष सवाल पूछे और पूछती भी है। तो अगला सवाल जो अगला क्लास होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, उसको बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे वित्तीय समावेशन पर। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।